हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फिजिक्स में जब भी कोई मोशन को हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज़रूरत होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़रूरत होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से मदद से हम क्या करते हैं कि वो जो सिस्टम और जो पार्टिकल जो मोशन करता है उसका पोजीशन, वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो जो मोशन भी बहुत तरीके का होता है, बहुत वेराइटी का होता है मोशन। तो वो वेराइटी मोशन को स्टडी करने के लिए हम तरह तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग डेवलप करने का मकसद ये है कि मोशन का टाइप्स, मोशन का सिमेट्री के हिसाब से कौन सा मोशन को स्टडी करने में कौन सा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक मोशन को स्टडी करने के लिए जितना सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। बट कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम किसी स्पेसिफिक मोशन को काफ़ी आसान से इजीली समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें काफ़ी यूज़ करते हैं, जो होता है कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम स्कूल लेवल से परिचित होते हैं। तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि मोशन को स्टडी करते हैं। उसके हिसाब से पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये सब को हम मेजर करते हैं। बट देयर आर ऑल्सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को छोड़ के भी देयर आर ऑल्सो अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लाइक योर सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का 2 डायमेंशनल वर्जन को हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। दैट मीन्स जब भी कोई मोशन प्लेन में होता है, कोई मोशन अगर प्लेन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है, तो उस 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए हम ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए तो कार्टेशियन भी हेल्पफुल होगा। तो फिर ये नया वाला क्यों? सो ये आज ही चर्चा करेंगे कि कैसे हमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से पहले तो हमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना चाहिए कि ये होता क्या है, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके मदद से कैसे हम पोजीशन को मेजर करते हैं, पहले उसको तो समझना चाहिए। तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे और किस टाइप का मोशन को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें मदद करेगा। तो आज का टॉपिक ये है। तो पहले चलो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे कि ये होता क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला है, ये प्लेन को एक्सप्लेन करने में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का रोल है। तो कोई 2 डायमेंशनल प्लेन को हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड, ये एक प्लेन है, जैसे कि हम कार्टेशियन सिस्टम में ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके हमारा ये जो प्लेन, इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। नाउ इस एक्स वाई प्लेन में सपोज हम एक पॉइंट चूज किया है, यहाँ कोई पॉइंट है, P पॉइंट। नाउ what's the coordinate of this point P according to this Cartesian coordinate system? This is Cartesian. X axis, y axis, 2 mutually perpendicular axes. This constitute your familiar Cartesian coordinate system. So according to this system, what is the coordinate of this point?
तो दिस टू लोकेट द position of this point, we at least need minimum of 2 coordinates because it's a 2-dimensional plane. So अगर कोई पर्टिकुलर 2 डायमेंशन में हो तो फिर उसका पोजीशन को दिखाने के लिए हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हम ऐसे कहते हैं कि ये जो P पॉइंट से के परपेंडिकुलर ड्रा करो, P पॉइंट से के परपेंडिकुलर ड्रा करो एक्स एक्सिस में, और इसका फुट जहाँ होगा उस फुट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर वो हो गया हमारा क्या वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है वो होता है क्या एक्स और वाई। सो ये पी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हमें पूछा जाए तो फिर ये होगा हमारा एक्स और वाई। इसका मतलब तुम एक्स एक्सिस के दिशा में स्मॉल एक्स यूनिट चलो और फिर वाई एक्सिस दिशा में स्मॉल वाई यूनिट चलो, तो फिर तुम्हें पी पॉइंट में तुम पहुंचोगे। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई। तो ये जो सारा मामला ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो इसको हम और एक तरीके से भी हम पी पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। कैसे? अगर हमें ये बताया गया है कि ये जो O से P का डिस्टेंस, ये जो लीनियर डिस्टेंस, ये जो O से P का लीनियर डिस्टेंस, सॉरी मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये वाला। अगर हमें ये पता है कि ये जो O से P का जो लीनियर डिस्टेंस, सपोज इसको R बोलो, ये जो डिस्टेंस है O से P, OP का जो लेंथ होता है, OP का लेंथ सपोज R, अगर ये हमें पता है तो क्या मैं वो P पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा? अगर हमें कोई बताएगा कि तुम R यूनिट चलो तो तुम P पॉइंट तक पहुंच पाओगे O से? तो नहीं, क्योंकि हमें दिशा भी पता होना चाहिए। कौन से दिशा में जाऊंगा? R डिस्टेंस तो मैं यहां भी जा सकता हूं, तो यहां जाने से मुझे P पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ मुझे। तो P पॉइंट में जाने के लिए मुझे R डिस्टेंस के साथ किस दिशा में जाना है वो भी जानना जरूरी है। तो अगर मैं इस R डिस्टेंस के साथ और एक इंफॉर्मेशन जोड़ दूं, थीटा, व्हाट इज द थीटा? मैंने ये बता दिया कि तुम थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल करके चलो और R दूरी चलो, तो तुम डेफिनेटली P पॉइंट में ही पहुंचोगे। तो अगर इस P पॉइंट तक जाना है मुझे, तो जैसे x और y, स्मॉल x और स्मॉल y, ये दोनों कोऑर्डिनेट मुझे मदद करता है कि P पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो उसी हिसाब से मुझे अगर कोई बता दिया कि R और थीटा, तब भी मैं ये P पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा। तो ये जो R और थीटा, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट, इसको भी हम कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, इसको भी हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, सो जिसके मदद से हम P पॉइंट का पोजीशन और लोकेशन को पा सकते हैं। तो ये जो R और थीटा वाला कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये जो R और थीटा वाला कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा क्या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। और जो x और y वाला कोऑर्डिनेट, ये हमारा फेमिलियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो पहले हम ये दो कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है उसको थोड़ा देखते हैं। तो ये तो वेरी easy to deduce a relation between these plane polar coordinates and Cartesian coordinates, just applying the trigonometry knowledge from our school. Okay, so अगर इसको हम this O, P और Q, ये ट्रायंगल को बस ऑब्जर्व करो। अगर हमें चाहिए एक्स वाई, हमें अगर एक्स वाई पता है
दैट मीन्स हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है और उसके मदद से हमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फिर कैसे, इस फिगर को थोड़ा एनालिसिस करो, तुम देख सकते हो कि r जो होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। सो ये हो गया एक रिलेशन। इफ वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स एंड वाई, देन वी कैन गेट टू नो द r। देन इस ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो अगर इस ट्रायंगल में हमें टैन थीटा निकालेंगे तो फिर क्या होगा, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर जो है वो होता है y बाई एक्स, और हमारा थीटा मिल गया टैन इनवर्स y बाई एक्स। सो ये हमारा पहला रिलेशन और ये हमारा दूसरा रिलेशन। ये इस फॉर्मूला से हमें r मिलेगा जो कि प्लेन पोलर का पहला कोऑर्डिनेट, और इस फॉर्मूला में हमें थीटा मिलेगा जो कि प्लेन पोलर का दूसरा कोऑर्डिनेट। किसके मदद से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से, y और x और y की मदद से। सो ये हो गया रिलेशन बिटवीन दिस। अगर मुझे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पता है, दैट मींस r और थीटा हमें मालूम है, और उसके हिसाब से हमें x और y चाहिए। तो कैसे, तो सिंपल, अगर इस ट्रायंगल में हमें cos थीटा निकालेंगे तो फिर क्या होगा, cos थीटा कितना होता है, b बाई एच। b मीन्स x और h मीन्स r, दैट मीन्स x क्या हो गया, r cos थीटा। सो ये तीसरा रिलेशन, r और थीटा की मदद से हमें x मिल गया, x जो कि कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर उस ट्रायंगल में हमें साइन थीटा दिखेंगे, साइन थीटा वो क्या होगा, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर कितना, y अपॉन r। सो दैट मींस y कितना हो गया, r sin थीटा। दिस इज फोर्थ रिलेशन। सो ये हमें देखा r और थीटा की मदद से हमें क्या मिलेगा, मिल गया y जो कि कार्टेशियन का सेकंड कोऑर्डिनेट। सो ये होता है रिलेशन बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द यूनिट वेक्टर्स। ये रिलेशन उतना टफ नहीं रिमाइंड करने के लिए, सो ये याद रह जाएगा। सो नाउ कम्स टू द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यूनिट वेक्टर्स। सो यूनिट वेक्टर्स होता है क्या है, यूनिट वेक्टर्स होता है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, जिसका एक मुख्य रूप में इसका काम क्या होता है, टू डिफाइन द डायरेक्शन, टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन जानने के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये तो प्लेन वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें जैसे कि हम दो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। एक होता है आई कैप जो कि एक्स दिशा में होता है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट, तो इसको थोड़ा स्मॉल लेंथ में डिस्क्राइब करो, रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो ये हो गया मेरा आई कैप, ये हो गया मेरा आई कैप। सो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। और एक होता है जे कैप, ये हो गया जे कैप जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सो ये आई कैप और जे कैप के मदद से हम कोई भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को हम आई कैप और जे कैप का लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। सो ये खासियत होता है ये दोनों यूनिट वेक्टर का। तो ये इसलिए हो पाता है कि ये जो दोनों यूनिट वेक्टर ये ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर होते हैं। सो ये ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो बस
इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो आई कैप और जे कैप के मदद से कोई भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर को हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये होता है आई कैप जे कैप जो यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या यूनिट वेक्टर हो सकते हैं? तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमें दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, एक होता है आर कैप और दूसरा होता है थीटा कैप। जैसे कि आई कैप इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हम इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी हिसाब से ये जो आर कैप, ये आर कैप क्या होता है? आर कैप इस दिशा में होता है, जिस दिशा में आर वेक्टर इंक्रीज करता है उसी दिशा को हम आर कैप कहते हैं। सो ये हमारा हो गया आर कैप का डायरेक्शन। ये जो आर कैप ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन इन व्हिच दिस आर इंक्रीजेस, दैट मींस ये वो पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये आर कैप होता है। उस हिसाब से जो थीटा कैप इज इन द डायरेक्शन इन व्हिच द थीटा इंक्रीजेस, जिस दिशा में थीटा इंक्रीज हो रहा है उसी दिशा में थीटा कैप होगा। तो थीटा कैप तो उसे एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मेजर किया जाता है। सो इस डायरेक्शन में अगर ये इंक्रीज करेगा तो फिर उसका डायरेक्शन उसे टेंजेंशियली जाएगा, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। देखिए ये हो गया आर कैप, ये हो गया थीटा कैप, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। सो अब देखो ये ज्योमेट्री से भी हमें ये पता लग चुका है कि ये जो आर कैप और थीटा कैप ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर कैप और थीटा कैप ये आपस में परपेंडिकुलर, आर कैप इज परपेंडिकुलर टू थीटा कैप। जैसे कि आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप होता है, उस हिसाब से आर कैप भी थीटा कैप से परपेंडिकुलर होता है। और एक बात ये यूनिट वेक्टर, हाँ ये जो परपेंडिकुलर अगर हो तो फिर अगर आर कैप डॉट थीटा कैप करेंगे, आर कैप का थीटा कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर कितना आएगा? 0 आएगा, बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री। सो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर कैप और थीटा कैप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, उसका कोई भी कंपोनेंट इसके दिशा में नहीं है और इसका भी कोई कंपोनेंट उसके दिशा में नहीं है। तो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट यूनिट वेक्टर्स, नाउ दिस दूसरा बात यह है कि अगर हमें आर कैप को आर कैप से डॉट करेंगे या फिर थीटा कैप को थीटा कैप से डॉट करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं और ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। That means they are normalized unit vectors. They are perpendiculars and they are also normalized. That's why these r cap and theta cap are orthonormal यूनिट वेक्टर्स, या फिर इसको बेसिस वेक्टर्स भी कहा जाता है, यूनिट वेक्टर्स या फिर इसको बेसिस वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो ये होता है ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और फिर नॉर्मलाइज्ड होते हैं। दैट मींस उनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। दैट मींस उनको अगर उनके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो फिर रिजल्ट 1 आने वाला है, उसको कहा जाता है ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर्स। सो ये ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर्स चूज करने का एक खासियत ये है कि एक फायदा ये होता है कि हम किसी भी वेक्टर को इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। ये हमारा पास एक लाइसेंस होता है। जैसे कि हम किसी की वेक्टर को आई कैप और जे कैप की मदद से लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को चूज कर दो ए वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ कांस्टेंट टाइम्स आई कैप प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम्स जे कैप, ऐसे लिखते हैं। ये जो कांस्टेंट, इसको हम कई बार कंपोनेंट ऑफ एक्स बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और इसको हम बोलते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया।
आई कैप और जे कैप का। तो उसी हिसाब से उसी वही तरीके से हम आर कैप और थीटा कैप के मदद लेके भी हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। ये इस ए वेक्टर को अगर आर कैप और थीटा कैप का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो फिर बस कुछ कांस्टेंट टाइम्स आर कैप प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम्स थीटा कैप आएगा, और जो आर कैप का कांस्टेंट तो उसको हम इस ए वेक्टर का रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे AR इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एंड थीटा कैप का जो कांस्टेंट आता है उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर बोलेंगे। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आई कैप और जे कैप और ये जो आर कैप और थीटा कैप, ये आई कैप और जे कैप जो कार्टेशियन सिस्टम का यूनिट वेक्टर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इसका तो मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट, क्योंकि जो कि ये यूनिट वेक्टर्स, तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, और इसका डायरेक्शन भी स्पेस में फिक्स्ड होता है। once we fixed our axis, once we fixed our coordinate system, then ये जो आई कैप का डायरेक्शन हमेशा इस दिशा में होता है और जे कैप का डायरेक्शन हमेशा इस दिशा में होता है, नो मैटर व्हिच पॉइंट यू आर लुक फॉर, कौन सा पॉइंट तुम दिख रहे हो उसके हिसाब से आई कैप जे कैप बदलने वाला नहीं है। बट ये जो आर कैप थीटा कैप ये कांस्टेंट नहीं होते। जैसे कि अब मैं पी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो इसलिए मेरा आर कैप इस दिशा में और थीटा कैप इस दिशा में। अगर मान लो मेरा पी पॉइंट यहां आ गया तो मेरा आर कैप किस दिशा में आएगा, ये बन जाएगा हमारा आर कैप। जो डायरेक्शन ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाएगा वो हो गया हमारा नया आर कैप, और इस नया आर कैप से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो हो गया मेरा थीटा कैप। तो इसलिए ये जो आर कैप और थीटा कैप ये दोनों, ये जो स्पेस में जो ओरिएंटेशन होता है दैट मींस ये थीटा का फंक्शन होता है। ये जो आर कैप ये थीटा कैप ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये बल्कि ये जो आर कैप इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ थीटा, एंड ये जो थीटा कैप होता है ये भी फंक्शन ऑफ थीटा होता है। ये एक बात हमें दिमाग में रखना चाहिए, ये कांस्टेंट वेक्टर्स नहीं है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं है बस। तो हमें अब रिलेशन बिटवीन आर कैप और थीटा कैप एंड आई कैप और जे कैप, रिलेशन बिटवीन आर कैप थीटा कैप विथ आई कैप जे कैप चाहिए। हमें आर कैप और थीटा कैप को आई कैप जे कैप के टर्म से लिखना चाहिए अभी। तो इसके लिए हम ये जो फिगर है, ये जो फिगर में जैसे आई कैप ये जे कैप ये आर कैप ये थीटा कैप, इस फिगर में ये जो ओरिएंटेशन चारों यूनिट वेक्टर का जो ओरिएंटेशन इसको मैं अलग करके यहाँ ड्रॉ करता हूँ। सो आर कैप ये हो गया मेरा आई कैप, हाँ कि नहीं, ये हो गया मेरा जे कैप, हाँ कि नहीं, ये हो गया मेरा आर कैप, और ये हो गया मेरा थीटा कैप। सो ये अगर थीटा है तो फिर ये भी थीटा है। तो हमें आर कैप को लिखना चाहिए आई कैप और जे कैप के हिसाब से। ये हो गया आर कैप। आर कैप को अगर आई कैप और जे कैप में लिखूं तो फिर कैसे लिखूं, और मुझे यहाँ से फिगर से दिखो, ये थोड़ा कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट को जैसे हम निकालते वही पार्ट यहाँ है। सो आर कैप का कितना कंपोनेंट इस दिशा में है, आई कैप की दिशा में cos थीटा। आर कैप का कितना कंपोनेंट इस दिशा में cos थीटा। सो ये हो गया cos थीटा आई कैप, और फिर प्लस इसका एक कंपोनेंट जे कैप में, जे कैप के दिशा में भी होगा, वो कितना sin थीटा। सो sin थीटा
बिकॉज उसका तो मैग्नीट्यूड 1 ना, सो मैग्नीट्यूड 1 टाइम्स cos थीटा इज द कंपोनेंट along i cap direction, so 1 cos थीटा i cap प्लस 1 sin थीटा j cap इज योर r cap. So, ये रिलेशन दिमाग में रहना चाहिए. So, दूसरा एक रिलेशन है थीटा कैप. अगर थीटा कैप को लिखूं तो फिर ये जो थीटा कैप का कंपोनेंट एक तो आएगा जे कैप के डायरेक्शन में और दूसरा जो आएगा वो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में. सो जे कैप के डायरेक्शन में कितना आएगा, देखो थीटा अब इस लाइन के साथ है तो इसलिए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस दिशा में आएगा. सो और जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस दिशा में आएगा. तो कितना आएगा, थीटा कैप भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, सो 1 टाइम्स साइन थीटा इज अलोंग द नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन, सो इसलिए माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस इसका cos थीटा कंपोनेंट इज अलोंग द जे कैप डायरेक्शन, सो प्लस cos थीटा जे कैप, सो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप. सो ये जो आर कैप थीटा कैप का रिलेशन इसको याद रखना है और कुछ नहीं. हम अब ये सबको मिटा सकते हैं. तो जैसे हम बताया कि जो आर कैप और थीटा कैप ये थीटा का फंक्शन है, ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं है. और ये रिलेशन से भी हमें पता लगता है कि ये जो आर कैप थीटा का फंक्शन है और थीटा कैप भी थीटा का फंक्शन है. ओके, सो अगर छोड़ो, इसके बाद हमें मोशन को जानना चाहिए. तो ये हो गया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में. हमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स वो कैसे डिफाइन होते हैं आर कैप और थीटा कैप उसके बारे में भी पढ़ा, और उनका रिलेशन भी हमें यहाँ से मिल गया. सो इसको याद रखना है. अभी हमें हम पढ़ेंगे कि मोशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अगर कोई पार्टिकल इस प्लेन में मोशन करता है तो उसका मोशन को हम इस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से पढ़ेंगे. तो मान लो किसी टाइम पे ये जो पार्टिकल ये अब पी पॉइंट में है, तो पी पॉइंट में है तो मोशन को स्टडी करने के लिए पहला पैरामीटर जो होता है पोजीशन होता है कि नहीं. तो उसको पोजीशन को कैसे जानेंगे, पोजीशन. तो अगर वो पार्टिकल पी पॉइंट में है तो उसका पोजीशन कितना होगा. सो पोजीशन को जानने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर. तो पोजीशन को जानने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि आर वेक्टर होता है. सो वो आर वेक्टर कितना होगा, उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जस्ट द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना आर. सो आर और दिशा, कौन से दिशा में आर वेक्टर होता है, आर कैप की दिशा में. सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर इंटू आर कैप. सो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन. तो नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी. जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो फिर उसका पोजीशन भी चेंज होगा. ये पी पॉइंट से थोड़ी रहेगा, ये तो मूव करेगा ना. तो अगर मूव करेगा तो उसका आर वेक्टर भी चेंज होगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर. सो वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे ही हमें डिफाइन करते हैं v इक्वल्स टू डी आर डी टी. हाँ कि नहीं. सब d dt ऑफ r वेक्टर की जगह हम ये लिख सकते हैं r टाइम्स r कैप. हाँ कि नहीं. सो अब इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t चाहिए. तो देखिए ये जो r ये भी बदलेगा. अगर मोशन हो रहा है, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन
वो कांस्टेंट नहीं होगा, सो वो भी टाइम के साथ बदलेगा। और जो आर भी हमें ये बता दिया कि ये जो आर ये थीटा का फंक्शन होता है, जब भी पार्टिकल मूव करेगा अलग अलग थीटा में उसका अलग अलग मान होगा, तो ये भी टाइम के साथ बदलेगा। तो ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम दोनों का डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो दोनों वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन होता है तो कैसे होता है, ये होता है पहला का डी आर डी टी आर कैप प्लस आर डी आर कैप डी टी। सो ये हमारा आर कैप। अगर ये आर कैप, ये वाला रिलेशन, ये आर कैप को अगर मैं टी के हिसाब से डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, यहां से कर दो डी आर कैप डी टी, क्या होगा कॉस थीटा का, ये जो भीतर है ये थीटा का फंक्शन में लिखा गया है, बट मुझे टी के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना है, तो थीटा का भी मुझे एक एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का करना है बिकॉज हमें t के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए, सो फिर थीटा से करना है, सो होगा डी थीटा डी टी और आई कैप को क्यों नहीं किया डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट से, बिकॉज आई कैप जो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सो ये हो गया इस पहला वाला टर्म का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देन प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा, और थीटा का फिर हो गया डी थीटा डी टी, ओके, और जे क्या, तो यहां से डी थीटा डी टी को अगर कॉमन ले आओ तो अंदर बच जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। सो ये जो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ये क्या होता है थीटा कैप। सो तुम्हारा फाइनली जो डी आर कैप डी टी, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया थीटा कैप ना। सो डी थीटा डी टी, सो डी थीटा डी टी जो होता है ये होता है फास्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा का फास्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है कि थीटा डॉट। ये डॉट जो लिखा जाता है ये सिर्फ टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव को लिखा जाता है। सो डी थीटा डी टी को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ का इसका मतलब ये है कि थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के हिसाब से। सो थीटा डॉट, और इसके जगह क्या लिखा है, क्या लिखेंगे हम, ये थीटा कैप का एक्सप्रेशन। सो जो डी आर कैप डी टी ये हो गया हमारा थीटा डॉट थीटा कैप। तो आगे हम और एक डिफरेंशिएशन जरूरत है, तो इसलिए अब भी कर देता हूँ। ये जो थीटा कैप का अगर टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव करना चाहिए, ये आर कैप का टाइम हिसाब से डेरिवेटिव। अब अगर मुझे थीटा कैप का टाइम हिसाब से डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगा, डी थीटा कैप डी टी, डी थीटा कैप डी टी, ये क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव कर दो, माइनस को माइनस, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और थीटा का अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा डी टी, और फिर आई क्या, फिर ये जो cos थीटा का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन थीटा, और फिर डी थीटा डी टी, और फिर जे क्या। तो यहां से अगर मैं डी थीटा डी टी को कॉमन ले आऊं तो फिर बच जाएगा डी थीटा डी टी, भीतर रहेगा माइनस cos थीटा आई कैप, देखो माइनस cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। सो माइनस cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, जो कि माइनस आर कैप होता है। तो इसलिए ये जो डी थीटा कैप डी टी,
डी थीटा क्या डी टी, ये क्या बन गया हमारा डी थीटा डी टी, ये अगेन थीटा डॉट हो जाएगा। सो थीटा डॉट और ये जो है माइनस आर कैप, सो माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो अब ये सब मिटा दो, हमें सिर्फ ये चाहिए, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन चाहिए और ये वाला रिलेशन चाहिए। सो हम कहाँ थे भी, हम भी निकल रहे थे, भी क्या होगा अभी, सो भी होगा ये जो डी आर डी टी, ये डी आर डी टी को मैं आर डॉट लिख सकता हूं। सो आर डॉट आर कैप प्लस आर डी आर कैप डी टी, डी आर कैप डी टी को लिख सकता हूँ थीटा डॉट थीटा कैप, तो थीटा डॉट थीटा कैप। सो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर दी वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर दी वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब देखो, अगर ये जो पार्टिकल मूव करता है, ये अगर वही आर दिशा में ही मूव करता है, मूव करेगा करना है, अगर उसको सिर्फ आर दिशा में मूव करना है, दिशा बदलना नहीं है, दैट मीन्स थीटा जो है वो कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं होगा। सो थीटा अगर चेंज नहीं होगा तो फिर इसका केस एट कांस्टेंट थीटा, अगर थीटा चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट थीटा मतलब थीटा डॉट कितना होगा, 0 हो जाएगा, थीटा तो चेंज नहीं होने वाला, तो फिर टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 होना है। सो कांस्टेंट थीटा में थीटा डॉट इक्वल्स टू 0, सो वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। सो सिर्फ आ जाएगा आर डॉट आर कैप, आर डॉट आर कैप, आर डॉट मीन्स डी आर डी टी आर कैप। सो ये क्या होता है, ये वन डायमेंशनल लीनियर मोशन होता है। तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन एंड ये उसका डायरेक्शन। सो ये होता है वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन। ओके, अगर ये जो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में अगर मूव करेगा, ओके, सर्कुलर मोशन में क्या है, अगर ये पार्टिकल ये पी पॉइंट यहाँ के सर्कुलर मोशन में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, सो सर्कल में घूमेगा मतलब उसका जो आर, ये जो डिस्टेंस लेंथ, ये जो रेडियस, ये कांस्टेंट होगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए स्पेशल केस 2 है ना, फॉर सर्कुलर मोशन, अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फिर क्या होगा, सर्कल के लिए आर कांस्टेंट हो जाएगा। सो आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आर अगर कांस्टेंट तो फिर आर डॉट 0 हो जाएगा, कांस्टेंट आर मतलब आर डॉट 0 हो जाएगा, तो ये पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो अब बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सिर्फ आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट, थीटा डॉट मीन्स डी थीटा डी टी और थीटा के आपके डायरेक्शन में। तो ये क्या होता है, डी थीटा डी टी, थीटा सर्कुलर मोशन में थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के हिसाब से अगर डेरिवेटिव किया जाए तो फिर हमें एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड मिलेगा। तो ये हो जाए आर ओमेगा, सो आर ओमेगा और इसका डायरेक्शन थीटा क्या, तो ये होता है लीनियर वेलोसिटी, ये बन गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है लीनियर वेलोसिटी और डायरेक्शन। दैट मीन सर्कुलर मोशन का जो मोशन में जो लीनियर स्पीड, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये कोई सर्कल, ये सर्कल का रेडियस जो है ये होता है आर, ये सर्कल का रेडियस आर है। अगर कोई पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है तो फिर उसका जो लीनियर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन हमेशा थीटा कैप के डायरेक्शन, थीटा कैप के डायरेक्शन मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, हमेशा थीटा कैप के डायरेक्शन में रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ओमेगा होगा।
उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ओमेगा होगा। सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। सो अब हम चाहिए एक्सीलरेशन। अब हम चाहिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सीलरेशन होता है डीवी dt, हाँ कि नहीं, डीवी dt। तो ये जो एक्सप्रेशन, इसको हम टाइम के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं। दैट मीन्स द डी dt ऑफ v के जगह क्या लिखा जाए, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये बन गया हमारा एक्सीलरेशन। तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। पहला वाला टर्म को अगर डिफरेंशिएट कर लूं, ये दो टर्म आर डॉट आर कैप, सो आर डॉट को करना है, आर कैप को छोड़ दो, फिर आर डॉट को छोड़ दो, आर कैप को करो डेरिवेटिव। सो लिखो, सो अगर आर डॉट को टाइम के साथ डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, आर डॉट क्या होता है, आर का टाइम के हिसाब से फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसको अगर फिर एक बार डेरिवेटिव किया जाए टाइम के हिसाब से, सो आर का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। सो आर का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम आर डबल डॉट लिखते हैं। सो आर डबल डॉट मीन्स आर का टाइम के हिसाब से डबल डेरिवेटिव। सो आर डबल डॉट और आर कैप को छोड़ दो, फिर आर डॉट को रखो, आर कैप का टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव क्या है, डी आर कैप डी टी कितना है, थीटा डॉट थीटा कैप। सो ये हो गया थीटा डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। ये इसका मामला खत्म। अब ये दूसरा वाला टर्म, तो उसमें तीन क्वांटिटी है, आर थीटा डॉट थीटा कैप, तीनों को डेरिवेटिव करना है। सो पहला का करो, फर्स्ट का करो डेरिवेटिव, और ये दोनों को छोड़ दो, फिर सेकंड को करो डेरिवेटिव, और फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दो, और फिर फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, थर्ड को करो। ओके, यहाँ तीन टर्म मिलेगा यहाँ। तो देखो पहले आर को करना है, सो आर डॉट, सो थीटा डॉट थीटा कैप रह जाएगा। देन आर रह गया, थीटा डॉट को अगर टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव करो, थीटा डबल डॉट आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट हुआ था और फिर एक बार हो गया, तो फिर ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट और थीटा कैप रहेगा प्लस। अब आर थीटा डॉट को रख दो, आर थीटा डॉट को रख दो, थीटा कैप का करना है, थीटा कैप को अगर टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव करना है, तो थीटा कैप को अगर टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव करना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस थीटा डॉट आर कैप। सो माइनस थीटा डॉट, एक थीटा डॉट था और एक थीटा डॉट इसके हिसाब से आ गया, सो ये हो गया थीटा डॉट का स्क्वायर और आर कैप और आर कैप। सो ये हो गया एक्सीलरेशन। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, आर कैप वाला टर्म को पहले रख दो, आर कैप एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो आर कैप क्या आ जाएगा, सो आर कैप क्या आ जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर थीटा डॉट का स्क्वायर। सो ये हो गया आर कैप वाला टर्म, ये एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट, और प्लस थीटा कैप, ये देखो आर डॉट थीटा डॉट आर डॉट थीटा डॉट, ये सो ये हो गया 2r डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। थीटा कैप के दिशा में आर डॉट थीटा डॉट आर डॉट थीटा डॉट है, सो ये दोनों मिलके 2r डॉट थीटा डॉट और ये एक आर थीटा डबल डॉट। सो फाइनली तुम्हें मिलेगा आर थीटा डबल डॉट प्लस कितना, ये दोनों मिलके 2r डॉट थीटा डॉट, 2r डॉट थीटा डॉट थीटा कैप।
सो ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन। सो ये बन गया हमारा एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन को थोड़ा देखो, इसको हटा दो। इसको तुम हटा दो। अब ये एक्सीलरेशन को देखो। सो यहाँ 1 2 3 4 टर्म है, आर कैप के 2 टर्म, थीटा कैप का 2 टर्म। सो पहला केस लेते हो, केस 1, जिसमें पार्टिकल जो लीनियर मोशन कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इस आर कैप के दिशा में जा रहा है। ओके, सो वन डायमेंशनल मोशन यदि अगर हम कंसिडर करें वन डायमेंशनल मोशन, तो उसमें क्या होगा, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स थीटा डॉट या थीटा डॉट हो या फिर थीटा डबल डॉट हो, वो दोनों क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो जहाँ जहाँ थीटा डॉट है, थीटा डबल डॉट है, उसको जीरो कर दो। सो ये वाला जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, सिर्फ बच गया ये फर्स्ट वाला टर्म। सो इस केस में एक्सीलरेशन तुम्हें मिलेगा कितना, आर डबल डॉट, आर डबल डॉट आर कैप, आर डबल डॉट आर कैप मतलब क्या है, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर आर कैप, हम कि नहीं। तो ये तो लीनियर वाला एक्सीलरेशन जो हमें पढ़ा था स्कूल में। सो डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर, और वो हमेशा रेडियली हुआ, बिकॉज पार्टिकल इस दिशा में ही मूव कर रहे हैं अभी। तो सेकेंड केस, केस 2 में अगर सर्कुलर मोशन को कंसिडर किया जाए, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आर कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट रेडियस में अब पार्टिकल घूम रहा है, तो रेडियस आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स आर डॉट हो या फिर आर डबल डॉट वो हो जाएगा जीरो। तो जो भी टर्म आर डॉट और आर डबल डॉट से रिलेटेड वो सब टर्म को जीरो कर दो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और क्या जीरो होगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, तो बचेगा ये और ये। तो फाइनली तुम्हारा जो एक्सीलरेशन वो मिलेगा क्या, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इन द डायरेक्शन आर कैप, और प्लस और एक ये वाला आर थीटा डॉट डबल डॉट इन थीटा कैप। सो सर्कुलर मोशन में हम ये यहाँ हमें मिल रहा है कि एक्सीलरेशन का 2 कंपोनेंट है, एक है रेडियल डायरेक्शन में और एक है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और हमें भी ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो फिर वो उसका एक्सीलरेशन का 2 कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट जो कि पार्टिकल का डायरेक्शन को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और वो कंपोनेंट को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, क्योंकि वो जो एक्सीलरेशन वो हमेशा सेंटर के तरफ को एक्ट करता है। तो सेंटर के तरफ मतलब हमारा जो आर्किया वो हमेशा सेंटर से अवे, रेडियली आउटवर्ड, और सेंटर के तरफ एक्ट करेगा मतलब माइनस आर्किया के डायरेक्शन में। सो माइनस आर्किया डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन एक्ट करता है, यहाँ आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये जो वाला एक्सीलरेशन ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर थीटा डॉट स्क्वायर। सो आर और थीटा डॉट क्या है, थीटा डॉट, थीटा डॉट मतलब डी थीटा डी टी, डी थीटा डी टी मतलब ओमेगा। सो ओमेगा का स्क्वायर, सो ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर होता है सर्कुलर मोशन में। तो वो सेंटर के तरफ एक्ट करता है और उसके वजह से क्या होता है, क्या पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो तीसरा वाला एक्सीलरेशन, ये अगर पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है
वो सर्कुलर मोशन के दौरान अगर उस पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है तो उसके स्पीड को चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है। ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो थीटा कैप की दिशा में, थीटा कैप मतलब इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, सो वो क्या होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर थीटा डबल डॉट, आर थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट क्या है, थीटा डॉट क्या है, डी थीटा डी टी, दैट मीन्स ओमेगा। सो इसका और एक बार डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी ओमेगा डी टी, ये क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, सो ये हो गया तुम्हारा आर अल्फा, सो ए टी बन गया तुम्हारा आर अल्फा। सो देखो हमें सर्कुलर मोशन में हमें दो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट मिल गया, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। तो इसके बारे में हम जान गए। आर डबल डॉट वो होता है वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन का एक्सीलरेशन। ये जो माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर ये अब बन गया हमारा सेंट्रीपिटल वाला टर्म। ये जो आर थीटा डबल डॉट ये हमें हमारा अब मिल गया कि ये टेंजेंशियल वाला एक्सीलरेशन टर्म, सर्कुलर मोशन वाला जो टर्म, ये क्या है, ये क्या है, ये जो टू आर डॉट थीटा डॉट ये होता है कोरियलिस एक्सीलरेशन, इसको कहा जाता है कोरियलिस एक्सीलरेशन, कोरियलिस टर्म, कोरियलिस एक्सीलरेशन जो कि 2r डॉट थीटा डॉट। सो ये एक्सीलरेशन क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, उसका पूरा फिजिक्स हम कोई दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के लिए यही था, थैंक यू।